Animation from a slideshow from this. Yes. ये वाला एग्जाम्पल हम लोग ने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, है ना। यहाँ पे क्या था कि दे हैव गिवन कि डिमांड 200, 300, 400 अगर है विद द प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.5 एंड 0.3, देन उसका यूज करके हम लोग ने पे ऑफ टेबल निकाला। दिस इज नथिंग बट द पे ऑफ टेबल जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी दिया है, इसलिए हम लोग इसको कंडीशनल पे ऑफ टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज कहां से मिले थे? दिस वैल्यूज आर नथिंग बट द प्रॉफिट और लॉस। बाय यूजिंग इट हम लोग ने ईएमवी निकाला था। ईएमवी कैसे निकालता है? तो आपको वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी, वो हमारा ईएमवी होता है। उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा डिसीजन होगा। नाउ यही सिचुएशन में वी कैन हैव सम चेंजेस, यानी कि अल्टरनेटिवली वी कैन प्रिपेयर एन अपॉर्चुनिटी लॉस और रिग्रेट टेबल and then find out expected opportunity loss, that would be called as EOL, for each course of action, and optimum action is the one corresponding to the minimum EOL। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपने पे ऑफ निकाला ना, पे ऑफ टेबल कैसे निकाला? तो प्रॉफिट या फिर लॉस, वहां से आप रिग्रेट निकालोगे, और रिग्रेट निकालने के बाद अगर आपने रिग्रेट के लिए अगर आपने ई एम वी की जैसे ही अगर आपने निकाला, दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। यानी कि रिग्रेट इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस रिग्रेट इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस रिग्रेट इनटू प्रोबेबिलिटी। उस तरीके से जैसे ई एम वी में हम लोग ने पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी किया था, यहां पे हम लोग रिग्रेट इनटू प्रोबेबिलिटी करते हैं, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज ईओएल, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। और उसमें से हम लोग मिनिमम को चूज कर देंगे। ठीक है, तो अंडर रिस्क हमारे पास दो वे होते हैं। अंडर रिस्क हम लोग दो वे से काम कर सकते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू निकालो या फिर एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस निकालो। ये निकालने के बाद उसमें से मैक्सिमम वाला चूज करते हैं, और रिग्रेट या फिर अपॉर्चुनिटी लॉस में हम लोग मिनिमम रिग्रेट चाहते हैं, इसलिए मिनिमम को चूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट एग्जांपल एंड द लास्ट केस दैट वी आर सपोज्ड टू डिस्कस, दैट इज ईओएल। Let us understand about it by using an example. If a product is sold at 100, which has a cost price of 70 per unit, we have to decide the best decision. Given that demand हो सकता है 10 का, 11 का, 12 का, probability है 0.35, 0.4 and 0.25। तो सबसे पहली चीज होगी, I need to find out the payoff table, है ना। तो सबसे पहले हम लोग payoff table को निकालेंगे, विच वी हैव ऑलरेडी लर्न, तो वो चीज तो इजी होगी। सबसे पहले यहां पे मेरा प्रोडक्शन होगा, दैट इज नथिंग बट माय कोर्स ऑफ एक्शन इज द प्रोडक्शन, एंड स्टेट ऑफ नेचर क्या है? डिमांड। डिमांड मेरे हाथ में नहीं है ना, तो दैट इज नथिंग बट स्टेट ऑफ नेचर। ये 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। सिमिलरली अगर डिमांड 10, 11, 12 का है, तो मेरा प्रोडक्शन भी 10, 11, 12 का होना चाहिए। नाउ what should be the value in this first cell? अगर मैंने 10 प्रोड्यूस किया और 10 का ही डिमांड है, देन व्हाट इज माय प्रॉफिट? बिकॉज यहां पे पे ऑफ वैल्यू दिया नहीं है, हमें खुद को ढूंढना है। सो इफ आई प्रोड्यूस 10 यूनिट्स एंड डिमांड इज ऑफ 10 ओनली, देन व्हाट वुड बी माय प्रॉफिट? यस, एनीवन? मैंने 10 यूनिट बनाया और 10 के 10 बिक गए बिकॉज 10 का डिमांड था, एंड पर यूनिट व्हाट इज माय प्रॉफिट वैल्यू? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Yes, anybody? What is my profit per unit? सबसे पहले हमें पे ऑफ टेबल निकालना है, वहां से रिग्रेट निकालेंगे, रिग्रेट से ईओएल निकालेंगे और ईओएल का मिनिमम ले लेंगे। ठीक है, सो इट इज 300 बिकॉज पर यूनिट 30 का प्रॉफिट है और 10 के 10 बना है, 10 के 10 बिक गए, हेंस माय प्रॉफिट इज 300। सिमिलरली सेकंड सेल में क्या है कि मैंने प्रोड्यूस 10 किया, डिमांड भले 11 का था, लेकिन मैंने जितना प्रोड्यूस किया सबका सब बिक जाएगा, है ना, और सबका सब बेच गया। तो यानी कि अगेन आई हैव प्रोड्यूस 10 यूनिट, पर यूनिट मुझे 30 का प्रॉफिट था, तो अगेन
This is 300. Similarly, this is also 300. What would be the situation in this case? यहां इस सेल के अंदर क्या होगा? अगर मैंने 11 यूनिट को प्रोड्यूस किया लेकिन 10 का ही डिमांड था, इफ आई प्रोड्यूस 11 एंड सिर्फ 10 का ही डिमांड था, तो उसमें से 10 जो है वो बिक जाएगा, एक जो है उसका कॉस्ट प्राइस मुझे लॉस होगा, है ना? सो फॉर 10 विच इज सोल्ड आई विल गेट 30 का प्रॉफिट, एक जो बच गया है उसके लिए मुझे 70 का लॉस होगा. सो व्हाट इज माय टोटल प्रॉफिट? यस, इट इज 230. नाउ व्हाट शुड बी इन दिस सेल? ये सेल में क्या आना चाहिए? 11 को प्रोड्यूस किया, 11 का 11 बिक गया, सो द प्रॉफिट वैल्यू इज 330. वेरी गुड. व्हाट शुड बी द केस ओवर हियर? ये सेल में क्या आना चाहिए? यस, बिकॉज यहां पे मैंने प्रोड्यूस किया, एक का डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा प्रॉफिट तो 330 का होगा. बाकी लोगों को समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? यस सर नो, सिर्फ तू जा का आंसर है. व्हाट अबाउट अदर्स? यू आर गेटिंग हाउ आई एम राइटिंग दिस वैल्यूज? आई थिंक 5 8 के 7 स्टूडेंट है. व्हाट अबाउट अदर्स? हाउ आई एम गेटिंग दिस वैल्यूज? समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? इफ यू विल से मी नो, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहां से मैं वैल्यू ला रहा हूं. सिर्फ एक जन को नहीं पढ़ाना है ना? यस. What we are doing, we are finding out the payoff, that is nothing but profit. Okay, जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है. मेरा आवाज भी जा रहा है सही से कि नहीं? आवाज भी तो जा रहा है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है चैट बॉक्स में एक्सेप्ट ऋतुजा. चलो ये वैल्यू बताओ मुझे, ऋतुजा को छोड़ के और कोई बताओ. सपोज अगर मैंने 12 यूनिट प्रोड्यूस किया और सिर्फ 10 का ही डिमांड था. इफ आई प्रोड्यूस 12 यूनिट, 10 का ही डिमांड था, बाकी दो मेरे ऊपर ऐसी लॉस जाएगा. सो ये 10 जो बिका उसके लिए 30 का प्रॉफिट, 2 जो बच गया तो कितना मुझे लगा रहेगा? 2 के लिए 2 टाइम्स 70, इतना मेरा लॉस होगा. सो फाइनली इट इज 300 माइनस 140, दैट इज 160 इज माई प्रॉफिट. समझा ये 160 कैसे लिखा मैंने अब? यस सर नो, बाकी लोग जाग रहे हो? आयशा जी, जास्मीन जी, निखिल जी, पूजा जी, प्रेरणा जी, यस, संजना, सुधा. यस सर, ओके. सो कैन जस्ट समबडी लेट मी नो कि यहां पे क्या लिखूं मैं अब ये वाले में? व्हाट शुड बी माय पे ऑफ इन दिस? मैंने 12 बनाया, 11 का ही डिमांड था. चलो जल्दी. मैंने 12 प्रोड्यूस किया है लेकिन डिमांड सिर्फ 11 का था. सो व्हाट इज द प्रॉफिट वैल्यू? हाँ जी, आई हैव प्रोड्यूस 12, डिमांड 11 का था, सो इट वुड बी 11 के ऊपर 30 का प्रॉफिट, एक लॉस गया मुझे, तो उस हिसाब से द आंसर इज नथिंग बट 260. वेरी गुड. चलो जागने लगे धीरे धीरे लोग. नाउ मैंने 12 प्रोड्यूस किया, 12 का 12 डिमांड था, मतलब जितना मैंने बनाया सब कुछ बिक गया है. सो 12 इंटू 30, 360. दिस इज नथिंग बट माई पे ऑफ टेबल. अभी हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस को यूज करना है. whenever there is an expected, यानी कि हम लोग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसमें से अपॉर्चुनिटी लॉस को निकालना होगा, मुझे रिग्रेट को निकालना होगा. रिग्रेट क्या होता है? जब कभी भी डिसीजन मेकर बेस्ट ऑप्शन को भूल जाता है उस स्टेट ऑफ नेचर के लिए, तब जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग रिग्रेट कहते हैं. यानी कि हर एक कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू हमें ढूंढना पड़ेगा. सो फॉर द फर्स्ट कॉलम द मैक्सिमम वैल्यू इज 300, second column maximum value is 330 and the last it is 360. now regret कैसे मिलेगा? regret हमें मिलेगा उस कॉलम को 300 का डिफरेंस लेने का. we need to find out the value differing from 300. ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अब. so here अरे पेन चाहिए. okay, so it is 10 11 12
10, 11, 12, यहां पे 300 का डिफरेंस, उस कॉलम में जो भी मैक्सिमम है वहां से मुझे डिफरेंस है, तो 300 और 300 का डिफरेंस होता है 0, 230 और 300 का डिफरेंस होता है 70, 160 और 300 का डिफरेंस होता है 140। ये क्या हो गया, मेरा रिग्रेट हो गया। अगर मैंने बेस्ट डिसीजन नहीं लिया तो हाउ मच आई एम रिग्रेटिंग। अगर सपोज मैंने 270 चूज कर लिया तो मुझे रिग्रेट कितने का रहेगा, मुझे रिग्रेट रहेगा 370 रुपीज का, बिकॉज मुझे 300 मिल सकता था बट मुझे 270 ही मिला, तो मेरा रिग्रेट कितने का है, रिग्रेट है 70 रुपीज का। ठीक है, सिमिलरली वो हियर इट वुड बी 30, 0, 60 और नहीं 30, 0, 60, करेक्ट 60, यस। फिर ये कितना होगा, ये होगा 60, ये होगा 30 एंड 0। इज इट फाइन? रिग्रेट टेबल कैसे मिला, इसे हम लोग कहेंगे रिग्रेट टेबल। सबको समझा रिग्रेट टेबल किस तरीके से मिला है वैल्यूज? बिकॉज यू माइट हैव टू फाइंड आउट रिग्रेट टेबल के वैल्यूज, है ना, एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है। इस एनीबडी जिसको नहीं समझा हो रिग्रेट कैसे निकाला गया, हर एक कॉलम का मैक्सिमम से डिफरेंस लेके वो वैल्यूज लिखी जाती है। ठीक है, नाउ व्हाट दे हैव गिवन प्रोबेबिलिटी। किसी को नहीं समझेगा तो प्लीज बोलो यार, ऐसे शांत शांत रहेगा तो मजा नहीं आएगा। 0.35, 0.4 एंड 0.25। मैंने ये क्या लिखा, प्रोबेबिलिटीज लिखे। व्हाट वी वांट EOL, अपॉर्चुनिटी लॉस, यानी कि रिग्रेट हमने निकाल दिया है। अगर आपको एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस चाहिए तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई द रिग्रेट विद द प्रोबेबिलिटी, तो 0 टाइम्स 0.25 प्लस 30 टाइम्स 0.4 प्लस 60 टाइम्स 0.25, इन तीनों को ऐड करके जो वैल्यू मिलेगा दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। तो मैं यहां पे लिखता हूं 0 टाइम्स 0.35 प्लस 30 टाइम्स 0.4 प्लस 60 टाइम्स 0.25। व्हाट इज दिस? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मुझे बताओ व्हाट इज दिस वैल्यू। 60 प्लस 0.25, कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड लेट मी नो। 0 टाइम्स 0.35 तो 0 हो गया, तो 30 टाइम्स 0.4 एंड 60 टाइम्स 0.25, व्हाट इज दैट वैल्यू? यस, क्या होगा वो वैल्यू? कैलकुलेटर है ना सबके पास? चैट बॉक्स ओपन है, लेट मी नो द वैल्यू इन द चैट बॉक्स। इट इज 27, करेक्ट। सो फर्स्ट जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी 27, इट इज 27। सिमिलरली सेकंड के लिए वैल्यू क्या होगा? 70 इंटू 0.35, 0 इंटू 0.4 प्लस 30 इंटू 0.25। So what is value for the second? Thirty into 0.25, 0 into 0.6, 30 into 0.25. What is that value? 30. Yes, it is 32. Yes, correct. And last के लिए अगर आप वैल्यू निकालने जाओगे then it would be 85. Now what we are working on? We are working on expected opportunity loss, यानी कि रिग्रेट के ऊपर काम कर रहे हैं। We never want our regret to be maximum, है ना, हम हर बार चाहेंगे कि हमारा रिग्रेट जो है वो मिनिमम हो। इसीलिए इन दिस केस आई विल चूज an production of as many number of unit which will give me the least regret, that is nothing but 27। ये होगा मेरा डिसीजन टू चूज 27 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि मेरा डिसीजन होगा टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स, बिकॉज इसके अंदर मुझे कम से कम रिग्रेट या फिर अपॉर्चुनिटी लॉस होने वाला है। ठीक है, तो रिस्क के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं, EMV एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, और दूसरा आज हम लोग ने देखा एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू में मैक्सिमम चूज करना है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस में मिनिमम चूज करना है। ठीक है, so with this we cover all the concept except one thing, that is nothing but decision theory। decision theory के अंदर decision tree होता है। ये होता क्या है?
गिवन प्रॉब्लम को डायग्रामेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट करने को हम लोग कहते हैं डिसीजन ट्री। एक बार उससे रिलेटेड पॉइंट्स को रीड करते हैं। A decision tree is a graphical representation of decision process involving multiple stages. It includes all courses of action, states of nature, associated probability, the conditional payoffs of the decision tree. यानी कि पूरा जो सिचुएशन है उसकी की सारी इंफॉर्मेशन हम उस डायग्राम में बताने की कोशिश करते हैं। A decision node is represented by a square. ठीक है, नोट रख सकते हो। A decision node is represented by a square and the state of nature is represented by a circle. ठीक है, उसके बाद यूजुअली द डिसीजन नोड हैज बीन डिनोटेड, यानी कि वो जो स्क्वायर होता है उसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं विथ कैपिटल लेटर्स, वेयर जो सर्कल्स है उसे हम लोग नेमिंग कर सकते हैं बाय नंबर्स। द डिफरेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन ओरिजिनेटेड एज अ ब्रांच ऑफ डिसीजन नोड, यानी कि हमारे पास जो डिसीजंस के लिए ऑप्शन होता है वो स्क्वायर से बाहर निकलता है। For an example, if I try to explain with a rough diagram, मतलब कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि डिसीजन नोड होता है उसे हम लोग स्क्वायर से डिनोट करेंगे और वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस होते हैं वो हम लोग ऐसे उसमें से लाइंस बाहर निकालेंगे, ब्रांचेस बाहर निकालेंगे। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो होते हैं दैट आर नथिंग बट व्हाट, जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं उसे हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं, विच आर डिनोटेड बाय A1, A2, A3. At the end of each branch there would be a circle. सर्कल किसके लिए होता है? ये होता है हमारा स्टेट्स ऑफ नेचर के लिए। ये हम लोग 1 2 3 करके डिनोट करता है। फिर ये जो सर्कल है उससे क्या आता है? उससे बाहर आते हैं स्टेट्स ऑफ नेचर, यानी कि पॉसिबल आउटकम S1, S2, S3, सिमिलरली फॉर द अदर्स। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर किया है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे डिसीजन नोड। उसमें से क्या निकलता है? उसमें से निकलते हैं हमारे कोर्सेस ऑफ एक्शन। कोर्सेस ऑफ एक्शन जहां पे खत्म होते हैं वहां पे होता है सर्कल। सर्कल से क्या ब्रांचेस निकलते हैं? वो ब्रांचेस होते हैं स्टेट्स ऑफ नेचर के। और इस स्टेट ऑफ नेचर के ब्रांचेस के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या देते हैं? हम लोग जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे भी हम लोग इसी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एट द एंड ऑफ इट हम लोग EMV को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। At the end of the each of these branches there are states of nature node, ये 1 2 3, the probability associated with state of nature and the payoff are shown on these branches। यानी कि for an example, suppose यहां पर payoff यानी कि A1 के अंदर S1 का payoff जो भी रहेगा ना X, वो मैं यहां पे लिखूंगा। इसके लिए जो payoff होगा मैं यहां पे लिखूंगा। सपोज यहां पे S1 के लिए प्रोबेबिलिटी 0.2 का है, S2 के लिए प्रोबेबिलिटी 0.3 का है, यहां पे 0.5 का है। सो व्हाट वी आर डूइंग, जो टेबल होता है ना वो पूरा का पूरा टेबल हम लोग इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये जो वे है उसी को हम लोग कहते हैं डिसीजन ट्री। ठीक है, आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू रीड ऑल द पॉइंट वंस। अगर कोई पॉइंट नहीं समझता है तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। है ना, शांत शांत मत रहो, कुछ बोलो, मेरे साथ बातें करो। रीड द पॉइंट्स, वी विल डू वन एग्जांपल ऑन इट, आइडिया और क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हर एक पॉइंट को एक बार पढ़ो, बिकॉज एमसीक्यूज में आ सकता है इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन। A decision tree is a graphical representation so here we write payoff, payoff। इज इट ओके? हर एक पॉइंट समझ रहा है क्या है? डिसीजन नोड स्क्वायर से डिनोट करता है, उससे बाहर आते हैं हमारे कोर्सेस ऑफ एक्शन। कोर्सेस ऑफ एक्शन जहां पे खत्म होता है वहां पे हम लोग सर्कल बनाते हैं,
वो सर्कल से बाहर आता है। स्टेट्स ऑफ नेचर का जो नंबर होगा यानी कि S1 S2 S3 उसके ब्रैकेट में हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखते हैं और उसके बाद उसकी करस्पॉन्डिंग पे ऑफ वैल्यू लिखते हैं। ये जो पूरा सिस्टम किया उसको हम लोग डिसीजन ट्री कहेंगे। एक सिंपल एग्जांपल के साथ उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी नो इज सबसे पहले आता है एक स्क्वायर जिसे हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम लोग ए को ही अगेन यूज करेंगे बिकॉज A1 A2 हम लोग यूज करता है। सो यहाँ पे होगा A1 और A2 आर नथिंग बट माई कोर्सेस ऑफ एक्शन। अब कोर्सेस ऑफ एक्शन जहां पे खत्म होता है वहां पे हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये जो सर्कल के बाद क्या हो गया, सर्कल के बाद हो गए मेरे ये जो स्टेट्स ऑफ नेचर होते हैं वो। सो आई हैव S1 S2 एंड S3। हर किसी का प्रोबेबिलिटी दिया है। S1 का प्रोबेबिलिटी है 0.3 तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0.3। इसका है 0.5 तो मैं उसके ब्रैकेट में लिख दूंगा और लास्ट का है 0.2 तो उसके ब्रैकेट में लिख दिया। सिमिलरली सेकेंड के लिए भी A2 के लिए भी मेरे पास S1 S2 S3 है। so I'll just write it S1 0.3 S2 0.5 and S3 0.2। अब इफ यू ऑब्जर्व हमने सारी डेटा को ले लिया एक्सेप्ट द पे ऑफ वैल्यूज, है ना। हम लोग ने कितने स्टेट्स ऑफ नेचर है पता चला, 2 स्टेट ऑफ नेचर है और दोनों स्टेट्स ऑफ नेचर के लिए सॉरी 2 कोर्सेस ऑफ एक्शन है और दोनों कोर्सेस ऑफ एक्शन के लिए 3 स्टेट्स ऑफ नेचर है, S1 S2 एंड S3। अब बचा क्या, तो ये पे ऑफ वैल्यू जो है ना उसको रिप्रेजेंट करना बाकी है। बाकी हर एक इंफॉर्मेशन हमने डायग्राम में दे दिया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस 25,000। ये जो 25,000 है वो A1 के S1 के अंडर आता है। सो अंडर A1 S1 के बाहर हम लोग इस तरीके से लाइन करके वी विल रिप्रेजेंट इट्स पे ऑफ वैल्यू हियर। सेकेंड के लिए यहां पर इट इज 35,000, थर्ड के लिए यहां पर इट इज 40,000। सिमिलरली वो हियर इट इज 50,000, this is 20,000 and this is 10,000. So this is nothing but decision tree for the given problem. ये जो गिवन प्रॉब्लम था उसको हम लोग ने डिसीजन ट्री से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा करने का फायदा क्या होता है कि इससे हम लोग इजीली चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। टेबल और इसमें कुछ फर्क नहीं है, सेम डेटा रिप्रेजेंट इन डिफरेंट वेज। यहां पे अगर सपोज अगर मुझे EMV निकालना है सो इट इज इजी। EMV अगर मुझे निकालना है ना तो मैं क्या करूंगा, ये 0.3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 0.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 0.2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तीनों वैल्यू को ऐड कर दूंगा। सो दैट वुड बी माय EMV इन दैट केस। सिमिलर हैपेंस इन दिस केस, है ना। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन ट्री। ठीक है, समझा डिसीजन ट्री का डायग्राम कैसे बनाया गया? यस और नो प्लीज कंफर्म। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो विद दिस वी कवर आवर पोर्शन फॉर दिस सेमेस्टर। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ लगता है कि छूट गया या फिर कुछ बाकी है, बी फ्री टू आस्क मी पर्सनली, है ना, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हो। कुछ भी डाउट रहेगा